जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए ठीक हो गया। आज हम एक केस स्टडी करते हैं, जो कल थोड़ा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो इस केस स्टडी में हमारे प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रवेश जो है वो एक वेबसाइट है, उसकी फेवरेट वेबसाइट ESPN.com स्पोर्ट्स के बारे में वेबसाइट है ये, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। तो जब भी वो ESPN की वेबसाइट ओपन करता है तो उसके पास इस तरह का एक पेज आता है, इसके अंदर इनकम्प्लीट डेटा है, पिक्चर्स लोड नहीं हो रही, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये हम बात कर रहे हैं 9 जनवरी 2016 की बात कर रहे हैं। तो उसने एक तो पेज ने 5 मिनट्स लिए लोड होने के लिए, यानी 5 मिनट्स के बाद आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर भी कोई कंटेंट या इमेजेस प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहे। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि अगर किसी और कंप्यूटर पे लोड किया जाए तो उस पर प्रॉपर्ली लोड हो रहा है, खाली प्रवेश के पास मसला आ रहा है। तो या तो उसके नेटवर्क में मसला आ रहा है या उसके कंप्यूटर में मसला आ रहा है। वो हमने यहाँ पे डायग्नोज करना है कि क्या हुआ है, क्यों नहीं यहाँ पे पेज लोड हो पा रहा। तो इसको करने के लिए हमने इसको इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या करना है कि जब हमने ये वेबसाइट यहाँ पे लिखनी है ब्राउज़र के अंदर, उस वक्त हम वायरस्टार्ट को यहाँ पे ऑन कर देंगे, और जैसे ही ये पेज आपके पास ख़राब सा लोड होगा उसके बाद हम इसको ऑफ कर देंगे। तो हमने सारे पैकेट्स यहाँ पे ट्रेस कर लिए कि इसके बैक एंड पे हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पैकेट्स मिसिंग है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। तो सब कुछ हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं, रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं ट्रेस फाइल। तो यहाँ पे सारी यहाँ पे ट्रेसेस बन गई हैं कि आपके पास ये ख़राब सा जो पेज लोड हो रहा है, इसके बैक एंड पे क्या प्रोटोकॉल चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल को चेक कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल सही काम कर रहा है, कौन सा सही काम नहीं कर रहा, और उसके बाद फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। तो ये जो ट्रेस फाइल है वो एक हमने रिकॉर्ड कर ली फाइल के अंदर। तो हम इस फाइल को लोड करेंगे देखने के लिए कि इसके अंदर क्या। तो ये एक ट्रेस फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, इसको हम लोड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गई है। अभी आप देख सकते हो कि वायरस्टार्ट इनएक्टिव मोड में है, क्योंकि हम खाली ट्रेस फाइल को देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रिकॉर्डेड डेटा है, यहाँ पे कोई लाइव डेटा नहीं आ रहा, बल्कि हम पहले का रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे और इससे भी कुछ रिजल्ट कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद होगा कि अगर हमने कोई वेब पेज रिक्वेस्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम एक तो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और साथ में हम कौन सी कमांड भेजते हैं अगर हमने वेब पेज रिक्वेस्ट करना हो। अगर मुझे कोई वेब पेज चाहिए तो मैं कौन सी कमांड सेंड करता हूँ HTTP सर्वर को। जी, जिस तरह अगर अगर हमें किसी वेब सर्वर से वेब पेज रिक्वेस्ट करना है, तो पहले तो मैं उस वेब सर्वर से कनेक्ट करूँगा पोर्ट 80 के बाद। उसके बाद मुझे क्या चीज़ सेंड करनी होती है, किसी को याद है कुछ थोड़ा बहुत? सर गेट सेंड करते हैं, गेट की कमांड। जी एग्जैक्टली, गेट की कमेंट सेंड करते हैं। तो इस फॉर्मेट में हम सेंड करते हैं होम पेज के लिए, गेट स्लैश आगे HTTP/1.1। तो अगर हमने देखनी हो कि गेट की कमेंट्स कहाँ पे हैं, तो हम ये फ़िल्टर अप्लाई करेंगे यहाँ पे वायरस्टार्ट के ऊपर। फ़िल्टर का नाम क्या है कि http.request.method गेट। तो हम ये फ़िल्टर इस पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास खाली यहाँ पर गेट वाली कमेंट्स आ रही होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे, मेरे पास सिर्फ गेट के रिक्वेस्ट की लिस्ट आ गई यहाँ पे, ये कब कब इसने वेब पेज रिक्वेस्ट किया और कहाँ कहाँ से किया हुआ है। अच्छा, अब आप देख सकते हो ये आपके पास पैकेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप बता सकते हो कि परवेज का IP एड्रेस क्या है इसमें से, अगर आपके पास ये पैकेट्स नज़र आ रहे हैं ये आपको। सर 1154 वाला। जी जी, 154 सोर्स वाला जो होगा वो प्रवेश का एड्रेस होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोट किया कि डेस्टिनेशन का IP एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है हर जगह पे। ये सर हर तो दफ़ा पहली डिफरेंट है। जी, बहुत अजीब सी बात है। पहली बात तो हमने स्ट्रेंज नोट किया कि यहाँ पे एक दफ़ा भी सेम IP एड्रेस नहीं है। इवन लास्ट दो में भी आखिरी दो पार्ट्स चेंज हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ये और एक ये दो मैच करें, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे सिमिलर नहीं है। हर दफ़ा डिफरेंट यहाँ पे हुआ हुआ है। और इवन के होम पेज पे सिर्फ दो डिफरेंट IP एड्रेस से रिक्वेस्ट की है।
पहले इसने इस आईपी एड्रेस के पास रिक्वेस्ट की, इसके बाद फिर इसने इस आईपी से रिक्वेस्ट की, क्योंकि होम पेज के अंदर खाली स्लैश आप भेज दो यहाँ पे। तो अब जरा इसको हम देखते हैं कि इसकी क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको कैसे इंटरप्रेट करें यहाँ पे। अच्छा, फिर इस फिल्टर की जगह पे एक फिल्टर हमने अप्लाई किया हुआ है। इसकी बजाय एक और तरीका भी होता है हमारे पास वायरसॉर्ट को यूज़ करने के लिए। वो क्या होता है कि आप वायरसॉर्ट में स्टैट्स में जाएँ और फिर HTTP में जाएँ, फिर रिक्वेस्ट में जाएँ, तो उधर भी आपको सेम तरह की एक समरी सी मिल जाएगी इस फॉर्म में। तो अगर हम ये फ़िल्टर नहीं अप्लाई करते, सपोज करो हम कहते हैं फ़िल्टर नहीं अप्लाई करना, तो अगर मैं जाता हूँ स्टैट्स में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं HTTP में जाता हूँ और यहाँ पे रिक्वेस्ट में जाता हूँ, तो ये भी मुझे एक पूरी समरी दिखा देगा यहाँ पे कि मैंने किस किस वेबसाइट से रिक्वेस्ट की है और क्या क्या चीज़ रिक्वेस्ट की है। अच्छा, इस फॉर्म का फ़ायदा क्या होता है? इस फॉर्म का फ़ायदा ये कि आपको ये IP एड्रेस नहीं दिखा रहा, बल्कि वेबसाइट के नाम दिखा रहा है यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत हमें कुछ बेहतर आइडिया हो जाता है आप देख के। खाली IP एड्रेस को देख के तो हम ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा इनके सबके वेबसाइट के नाम देखते हैं। फर्स्ट में ESPN.com, फिर ESPN.go.com, फिर CDN.optimizely.com, फिर assets.espn.go.com, फिर A4.espn.cdn.com, फिर सिमिलरली A2 है, फिर A1 है। अच्छा, अब अगर इन सबको देख लें तो इसके अंदर हर जगह पे कोई ESPN का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए, कोई एक स्ट्रेंज चीज़ आपने ऑब्जर्व की है इन सब रिक्वेस्ट के अंदर? कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस डिफरेंट की यहाँ पे ऑब्जर्व की हो? ये एग्जैक्टली इन्हीं पैकेट्स की हमें बात की हुई जो यहाँ में नज़र आ रहे हैं आपको। हाल ही क्या किया हुआ इसने यहाँ में इनके नाम दिखा दिए वेबसाइट के, और कुछ भी नहीं इसमें डिफरेंट यहाँ पे। तो उसी की एक अच्छी सी समरी बना दी है, बजाय के रॉ पैकेट्स आप देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेंज लग रहा हो कि वो डिफरेंट वेबसाइट के पास जा रहा है, ESPN के पास नहीं जा रहा, कहीं लग रहा है आपको देख के? सर वो एक सेंड करता है लेकिन रिसीव कुछ नहीं कर रहा, मतलब अच्छा कमांड्स अच्छा भेज तो रहा है लेकिन अच्छा वो रिस्पांस नहीं आ रहा। अच्छा, वो इसलिए नहीं आ रहा कि हमने खाली गेट को फिल्टर लगाया हुआ है। तो हम तो खाली गेट वाली जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें गेट तो अच्छा नहीं अच्छा, होगा ना। ठीक तो ठीक, इसलिए सही अभी हम सही। रिस्पॉन्स को भी देख ही नहीं रहे यहाँ पे, उसको देखते हैं इसके बाद। लेकिन यहाँ सर तक तो ये स्कोर्स वगैरह के लिए होगा ना, क्योंकि एक उसकी डेटाबेस जैसे कह सकते हैं वो तो नहीं है, डिफरेंट वो ले रहा होगा जगह से चीज़ें। जी जी, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स हैं इसके। लेकिन यहाँ पे हम्म। कुछ एक ऑब्जर्व करो कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे। हाँ ये डिफरेंट है, इसमें ESPN का भी कोई नहीं है नाम। और यहाँ पे अगर आप चेक करो कि यहाँ पे चलो होम पेज रिक्वेस्ट किया हुआ, यहाँ भी होम पेज रिक्वेस्ट किया हुआ, यहाँ पे देखो जावा स्क्रिप्ट की कोई फाइल रिक्वेस्ट की हुई है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्यों मांगी हुई है? नीचे JPG फाइल है यहाँ पे, यहाँ भी JPG फाइल मांगी हुई है, और यहाँ भी कोई इस तरह की चीज़ मांगी होगी, लेकिन यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। तो अगर थोड़ा सा हम इसको सर्च करें यहाँ पे, तो बेसिकली ये होता है, ये जो जावा स्क्रिप्ट है बेसिकली एड्स को डिस्प्ले करने के लिए होता है, कि जो आपके पास स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं वो सारे के सारे ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल के साथ लिंक्ड हैं। तो ये एड्स को डिस्प्ले करने के लिए थर्ड पार्टी को उन्होंने रेफर किया हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये भी कोई इस पर मसले वाली बात नहीं है, एड्स को मैनेज करते हैं यहाँ से। तो ये एक ही वेबसाइट है, ढेर सारी वेबसाइट्स को ये एड्स सप्लाई करती है, तो यहाँ से रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो ठीक है, ये ESPN के अंदर तो नहीं होगी वेबसाइट, क्योंकि एड्स वो खुद तो नहीं बनाते, तो बाहर से इनको ऐड मिलते हैं। तो ये वेबसाइट है जो इनको ऐड सप्लाई कर रही है। और बाकी यहाँ पे क्या है, बाकी ओके यहाँ ओके। पे बाकी ESPN के डिफरेंट मिरर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये भी ESPN का सर्वर है, ये भी एक सर्वर है। फिर ये देखो उसके डिफरेंट मिरर्स पड़े हुए हैं, A4, A2, A1, डिफरेंट रीजनल मिरर्स होते हैं। तो होता है ये कि डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पर रखे हुए हैं। नॉर्मली जब आप वेबसाइट एक्सेस करते हो तो ऐसा नहीं होता। अगर हम IST के साथ कनेक्ट करते हैं तो सारे इमेजेस सारा कुछ उसी वेब IST.edu.pk पे पड़ा होता, कहीं बाहर नहीं पड़ा होता। लेकिन कोई पाबंदी नहीं है कि सपोज करो कि मैं IST की वेबसाइट यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ कोई वीडियो फाइल मैंने रखी हुई यहाँ पे, तो हो सकता है कि मैं ये जो फाइल है यहाँ पे किसी और सर्वर में प्लेस की हो, उसका लिंक मैंने मेन के अंदर डाला हो। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास ये सिनेरियो बनेगा, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट से। तो नॉर्मली हम एक पे होस्ट करते हैं, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है, आप करना चाहो तो डिफरेंट 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 चीज़ें होस्ट करवा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ESPN वालों ने ये काम किया हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ओवरऑल प्रोटोकॉल के स्टैट्स को देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मजीद देखने के लिए कि कितने बाइट्स इन आउट यहाँ पे हो रहे हैं। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, वायरसॉर्ट में जाते हैं, वहाँ पे स्टैट्स पे जाके प्रोटोकॉल की हायरार्की देखते हैं यहाँ पे।
तो स्टैट्स में जाते हैं यहाँ पे, फिर ऊपर टॉप पे लिखा हुआ प्रोटोकॉल हायरार्की। तो ये क्या करेगा, ये आपको सारे प्रोटोकॉल्स की यहाँ पे समरी दे रहा है, यहाँ पे कितने पैकेट्स इन आउट यहाँ पे हुए हैं, कितना साइज था उनका, वगैरह वगैरह यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो तो ये DNS, और उसके बाद देखो आप तो यहाँ पे ये ग्राफिक्स की कुछ चीज़ें लोड कर रहे हैं यहाँ पे, फिर लाइन बेस्ड डेटा यानी कि HTML की जो फाइल्स लोड कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि ये पोर्टेबल ग्राफिक्स जो होती हैं PNG फाइल्स होती हैं, और आखिर में JPEG फाइल्स की बात की गई। तो यानी क्या है, JPEG फाइल्स के 3 पैकेट्स गए हैं यहाँ पे, इन आउट हुए हैं। HTML फाइल्स के 3 पैकेट्स यहाँ से गए हैं, फिर PNG फाइल का 1 पैकेट गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है DNS के 14 पैकेट्स गए हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सोचो कि DNS क्या करता है, किसी को याद है डोमेन नेम सिस्टम का मेन काम क्या होता है? तो DNS के साथ क्यों 14 पैकेट्स आएंगे, इसका क्या मतलब होगा? सर वो नंबर ऑफ वेबसाइट्स जो है ना जो इसके साथ लिंक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको फिर IP एड्रेस में भी तो कन्वर्ट करेगा ना हर एक को। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर देखूँ कितनी वेबसाइट्स को इसने कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो ये कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 वेबसाइट्स हैं। अगर 7 वेबसाइट्स को इसने एक्सेस करना है तो 7 DNS रिक्वेस्ट भेजेगा वो, और फिर 7 रिप्लाईज भी आएंगे उसको उसके। तो कितने पैकेट्स हो गए हमारे पास, 14। तो इट्स मेक सेंस कि 14 पैकेट्स बनते हैं यहाँ पे, इनके 7 दफ़ा उसने डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस किया। अगर एक होती तो एक दफ़ा एक्सेस करता, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स थी सारी की सारी, तो उसने 7 दफ़ा रिक्वेस्ट भेजी और 7 रिप्लाईज मिले, तो आपके पास यहाँ पे 14 पैकेट्स यहाँ पे हो गए। तो एग्जैक्टली 14 यहाँ से यहाँ इस पर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे चेक करें तो इसी तरह यहाँ पे बाकी सारी अभी आपको पैकेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे इस पर हम क्या करते हैं, अब हम एक और ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं कि हम थोड़ी सी इसकी अब कन्वर्सेशंस में जाते हैं। तो अब मैं दोबारा वायरसार्क खोलता हूँ यहाँ पे, तो मैंने प्रोटोकॉल की हायरार्की यहाँ पे देख ली। अब मैं दोबारा स्टैट्स में जाता हूँ, उसके नीचे एक और ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्सेशंस की। तो ये वो मुझे समरी दिखा रहा है कि आपने डिफरेंट IP एड्रेस के साथ जो बात की है तो उनकी यहाँ पे क्या समरी बनती है। तो उसके बाद मैं जाता हूँ IP4 में, यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट यहाँ पर कन्वर्सेशंस की यहाँ पे समरी आ रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो हमारा IP एड्रेस है यहाँ पे 154 वाला है यहाँ पर, और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि A to B इतने पैकेट्स आए हैं और B to A इतने पैकेट्स आए हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम इन 2 IP एड्रेस की बात करें, फर्स्ट वाले की 4.2.2.1, तो 7 पैकेट्स इसने इसको भेजे और 7 पैकेट्स इससे आए हैं। तो आप गेस कर सकते हो कि 4.2.2.1 इसका DNS सर्वर है। तो ऑब्वियसली बात नज़र आ रहा है हमें कि 14 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 14 पहले हम देख चुके हैं, DNS की रिक्वेस्ट आई थी इतनी। तो ये वही DNS सर्वर के साथ कन्वर्सेशंस की बात कर रहा है कि A to B से 7 पैकेट A to B गए हैं और 7 पैकेट B to A गए हैं। तो उसका टोटल यहाँ पे साइज़ भी आ गया, इसकी ड्यूरेशन भी यहाँ पे सारी आ गई। फिर नीचे एक नेक्स्ट वेबसाइट के साथ देखते हैं, इसके साथ उसने बात की हुई है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने B to A 7 पैकेट्स गए हैं, फिर A to B रिप्लाई में 6 पैकेट्स आए हैं आपके पास। फिर थर्ड वेबसाइट में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, B to A यानी कि आप परवेज ने 9 पैकेट सेंड किए हैं और उसको 10 पैकेट्स रिप्लाई में आए हैं यहाँ पे। फिर फोर्थ को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनमें से देखो कोई ऐसी वेबसाइट हो जो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हो आपको, जो कि इररिस्पॉन्सिव हो या प्रॉपर रिस्पॉन्स ना दे रही हो। कोई लग रहा है यहाँ पे देख के आपको कोई एक आध वेबसाइट ऐसी लग रही हो आपको थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिव नजर आ रही हो यहाँ पे? सर लास्ट वाली में सेंड कर रहा है लेकिन रिसीव नहीं कर रहा। जी एग्जैक्टली, लास्ट वाले में अगर आप देखो तो यहाँ A to B के बाइट्स हैं, 6774 बाइट्स हैं और 93 पैकेट्स भी हैं, लेकिन रिसीव B to A 0 बाइट्स और 0 पैकेट्स। तो इसका मतलब कि जो लास्ट वाली जो वेबसाइट है यहाँ पे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि ये रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रही यहाँ पे। तो हो सकता है कि सारे प्रॉब्लम की जड़ ये वाला IP एड्रेस हो यहाँ पे, हो सकता है ये डेड हो गया हो सर्वर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इस IP के साथ है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस को हमें सीरियसली यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये तो 154 तो हमारा IP एड्रेस है, A to B तो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन रिप्लाई में कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं कि अब हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है कि इस पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब हमने इसको राइट क्लिक करना है यहाँ पे, इस कन्वर्सेशन को यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसको इस पर रख के इसको राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपने चूज करना है सिलेक्टेड
और फिर A to B वाली सारी यहाँ पे पैकेट्स को देखोगे यहाँ पे। तो हम ऐसे करके देखते हैं, तो हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, फिर अप्लाई एज ए फिल्टर में जा रहा हूँ सिलेक्टेड में। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं एक एरो बी में अगर करूँगा तो मुझे खाली ए ने जो पैकेट भेजे हैं बी को खाली वो पैकेट नजर आएंगे। अगर बी टू ए करता हूँ तो खाली बी ने जो पैकेट्स ए को भेजे वो नजर आएंगे यहाँ पे। अगर मैं ए के बाद डबल एरो बी करता हूँ तो मुझे दोनों की पूरी कन्वर्सेशन सारी फिल्टर करके अप्लाई कर देगा यहाँ पे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों की जो आपस में जो पैकेट्स भेजे हैं या एक्सचेंज हुए हैं उन सब की पूरी लिस्ट दिखा दें मुझे। तो मैं ये फर्स्ट वाला फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये बैक एंड पे मेरे पास यहाँ पर हो गया। तो ऊपर देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर क्या बन गया हुआ कि IP.एड्रेस ये वाला हो एंड IP.एड्रेस ये वाला हो, कि दोनों एड्रेस आपके ये वाले होने चाहिए। जब दोनों एड्रेस ये वाले होंगे तो वो वाली कन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही होगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे सारी उस IP एड्रेस के साथ जितने भी यहाँ पे डेटा एक्सचेंज हुआ हुआ सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब देख के आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही पैकेट बार-बार रीट्रांसमिट हो रहा है। यार मैं जी, एक तो हमें लग रहा है कि कुछ ढेर सारी रीट्रांसमिशंस हो रही है यहाँ पे, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक ही पैकेट हो रहा है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं थोड़ा सा कि अगर आपके पास पहले 0.43 सेकंड टाइम के ऊपर इसने ट्रांसमिट किया है, फिर 0.4304 के ऊपर ट्रांसमिट किया, फिर 0.431 पे किया, फिर 0.5 पे किया, फिर 0.5 पे किया, फिर 0.553 पे किया, और उसके बाद एक बड़ी ब्रेक आई है यहाँ पे, फिर उसने तकरीबन 1 सेकंड के बाद दोबारा ट्रांसमिट किया। तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि इनका ये इसने जो पैकेट्स ट्रांसमिट किए यहाँ पे, ये परवेज़ ने किए हैं ट्रांसमिट सारे के सारे इस .94 वाले एड्रेस को, और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया इसका। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे टाइम आउट हो गया हुआ है, और जब टाइम आउट हुआ है तो ये क्या कह रहे हैं, वही पैकेट्स दोबारा यहाँ पे रीट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे इन्फो में लिखा हुआ है 64862, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 64862 दोबारा रीट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 64863, तो यहाँ पे 64863 दोबारा रीट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे। तो ये इसका मतलब कि ये जो 1 2 3 4 5 6 पैकेट्स हैं यहाँ पे, ये बार बार रीट्रांसमिट हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब देखते हैं कि इन पैकेट्स में है क्या। अगर मैं फर्स्ट पैकेट को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बेसिकली इसके अंदर खाली सिंक भेजा है इसने। यहाँ पे देख सकते हो सिंक लिखा हुआ है। सिंक का मतलब क्या होता है, आपने TCP का कनेक्शन जब इनिशिएट करना होता है तो आप सिंक भेजते हो, और सिंक के रिप्लाई में क्या आता है, आपके पास सिंक एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर आप उसको दोबारा एक्नॉलेज करते हो तो आपका कनेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब कि अभी आप फर्स्ट स्टेज के ऊपर हो, TCP के 3 वे हैंड शेकिंग के ऊपर। अभी फर्स्ट स्टेज के बाद आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपने दोबारा सिंक भेज दिया, फिर आपने एक और सिंक भेज दिया, फिर एक और सिंक भेज दिया, तो आपने यहाँ पे 6 सिंक भेज दिए हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर यहाँ पे 000 सबका लिखा हुआ है, क्योंकि अभी प्रॉपर पैकेट्स आने स्टार्ट नहीं हुए, बेसिकली आप सिंक भेज रहे हो खाली। और पोर्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 80 लिखा हुआ आ रहा है कि आप पोर्ट 80 पे एक्सेस कर रहे हो, इसको वेब पेज की बात कर रहे हैं। फिर देख सकते हो यहाँ पे लेंथ सबकी 0 है, क्योंकि आप खाली सिंक भेज रहे हो यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ के ये आपके पास इतने बड़े आपके सेगमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और विंडो साइज़ आपको 32 है यहाँ पे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है। बेसिकली एक सिंक का आपने फ्लैग ट्रांसमिट किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी हेडर है, उसमें खाली सिंक को आपने ऑन किया हुआ है, लेकिन सिंक का आपको रिप्लाई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फिर रीट्रांसमिशन हो रही है, फिर रीट्रांसमिट हो रहा है, रीट्रांसमिट हो रहा है, और रीट्रांसमिट वो करता जा रहा है। और देख सकते हो कहाँ तक बार बार होती जा रही है रीट्रांसमिशन, हर जगह पे सिंक जा रहा है यहाँ पे, खाली सिंक के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर दोबारा जाकर उसने फिर से नए पैकेट्स बनाए यहाँ पे, फिर दोबारा से सिंक भेजा है यहाँ पे, और फिर से ये रीट्रांसमिशन आनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, और एंड पे जाके उसने गिव अप कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आप बता सकते हो कि कितनी देर के बाद उसने गिव अप किया यहाँ पे, उसने फैसला किया कि इसके साथ कनेक्शन करना पॉसिबल नहीं है तो गिव अप कर रहा है। को बता सकते हैं कितनी देर के बाद वो गिव अप कर रहा है? सर ये टाइम 95 सेकंड्स जी, 95 सेकंड्स। स्टार्ट पे इसने 0 से स्टार्ट किया था यहाँ पे 0.4 से, और 95 सेकंड्स तक उसने ये वेट किया इसका। उसका मतलब कि आपका इसने 1.5 मिनट आपके वेब ब्राउज़र ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और कनेक्शन करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इसका हो नहीं पाया। तो ये तभी आपके पास बहुत स्लो सी रिस्पॉन्स नज़र आ रही होती है वेब पेज के ऊपर कि आप सिंक कर रहे हो, भेज रहे हो, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको लगता है ब्राउज़र स्टक हुआ हुआ है। और उसके बाद जो सारा मिसिंग डेटा वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इसलिए आपके पास मिसिंग डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास सारा मिसिंग डेटा आ गया।
अच्छा, तो अब तो हम देखते हैं कि क्या ये नॉर्मल टीसीपी सिंक एक्नॉलेजमेंट हैंडशेक है यहाँ पे? जी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रवेश के कंप्यूटर ने यहाँ पे सिंक का पैकेट भेजा है 94 को, लेकिन कभी भी एक दफ़ा भी एक्नॉलेजमेंट या सिंक नहीं आया वापस यहाँ पे। उसने मल्टीपल पैकेट्स भेजे, फिर वो पैकेट्स की रीट्रांसमिशन भी होती नहीं है। सर रीट्रांसमिशन तो ऑटोमेटिकली होती हैं, वो प्रवेश ने खुद से नहीं भेजे यहाँ पे, वो खुद बहुत रीट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली होती है। और कितने टाइम के बाद उसने गिव अप कर दिया, 95 सेकंड्स के बाद जाके उसने गिव अप कर दिया कि अब इसके साथ ये कनेक्शन होना पॉसिबल नहीं रहा, ऑलमोस्ट ये डेड लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो अब ज़रा हम यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं चल के। अच्छा, अब अगर हम इस पर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें कि अगर कि ऐसा यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये सर्वर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, यानी कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस प्रॉब्लम की कि उसके साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो सकता है कि आपका वो सर्वर डाउन हो गया हो। तो अगर आपका सर्वर डाउन हो गया हो तो इसका मतलब है कि उसके साथ कनेक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है, सर्वर ही अभी काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके बाकी फ्रेंड्स के पास वो वेबसाइट प्रॉपर्ली ओपन हो रही है, फिर हम ये पॉसिबिलिटीज़ को उसको हमें रूल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों के पास वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है तो ये फिर सर्वर डाउन नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब है कि मोस्ट प्रॉब्ली कोई और फिनोमेना यहाँ पे अकर कर रहा है। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है कि मे बी यहाँ पे कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या वायरस हो जो कि ब्लॉक कर रहा हो यहाँ पे। लेकिन अगर एंटीवायरस या कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या कोई वायरस उसको ब्लॉक करके कर भी रहा होगा, तो बाकी पैकेट्स क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? जो बाकी भी तो सारे पैकेट्स इन आउट यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ब्लॉकेज आपके साइड पे नहीं है, कोई फायरवॉल भी नहीं है, सर्वर अगर डाउन भी नहीं है, तो फिर बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि फिर पैकेट्स क्यों नहीं यहाँ पे इन आउट हो रहे? क्या बड़ी स्ट्रेंज सी यहाँ पे बात आ रही है। अच्छा, तो आप लोगों के माइंड में को आती है चीज़ कि मे बी कोई और यहाँ पे फिनोमेना यहाँ पे हो रहा हो? अच्छा, थोड़ा सा इसको याद करो कि आपको ये आईपी एड्रेस मिला कहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि ये जो मस्कूक किस्म का आईपी एड्रेस हमें जो मिला है यहाँ पे, जो हमें रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहा, उसको थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं कि 113.94। अब हमें देखना ये कि आईपी एड्रेस ये आया कहाँ से हमारे पास, ये कैसे हमारे पास, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं? तो बता सर सकते हैं हमें हमने कहाँ? वो जो देखा था ट्रांजैक्शंस जो थी उनमें देखा था ना हमने से, यही वाला। जी जी, हाँ, लेकिन इसके साथ ये कनेक्ट करना चाह रहा है ना, तो ये आईपी एड्रेस के पास आया कहाँ से? इससे पीछे क्या हुआ होगा? डीएनएस डीएनएस जी जी, सर्वर ने किया है होगा। एग्जैक्टली, डीएनएस हुआ होगा, डीएनएस से इसको आईपी एड्रेस दिया होगा। तो इसका मतलब कि डीएनएस को हमें चेक करना चाहिए कि डीएनएस ने ये आईपी एड्रेस क्यों दी है जब ये सही काम नहीं कर रहा। तो हम ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं डीएनएस का, और फिर हम सारे आईपी एड्रेसेस को यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या वाकई ठीक आईपी एड्रेसेस हमारे पास आए हैं या नहीं आए। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके सारे ये डीएनएस की सारी क्वेरीज को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे हमने क्या किया, ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो फर्स्ट मैं चेक करता हूँ, फर्स्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे, हमने रिक्वेस्ट की है यहाँ पे, क्या मुझे बताओ यहाँ पर जो क्वेरीज के अंदर हम भेज रहे हैं कि ESPN.com का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, पहले फर्स्ट डीएनएस का पैकेट यहाँ पे ये गया है। तो अब जरा हम इसका रिप्लाई चेक करते हैं यहाँ पे, इसके रिप्लाई में वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसके रिप्लाई में बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा रिप्लाई आया है यहाँ पे। अच्छा, इसके रिप्लाई में वो कह रहा है कि ESPN नहीं रहा, बल्कि ESPNGo.com पे आप जाएँ। यहाँ पे वो रेफ़र कर रहा है उसको गो के ऊपर रेफ़र कर रहा है। वो कह रहा है कि ESPN जो वेबसाइट है ये इनएक्टिव होगी भी, आप इसकी जगह ESPN.go.com पे जाए, जो कि यहाँ पर ऐसा प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये कह रहा है आपको, हाँ सॉरी यहाँ पे आ गया। ये कह रहा है, इसके आंसर्स यहाँ पे लोड हो गए हैं। कह रहा है कि इसने आपको आईपी एड्रेस नहीं बताया। वो कह रहा है कि आपको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रीडायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ESPN.gns.go.com पे, यानी आपने ESPN.go.com पे जाना है और उसका आईपी एड्रेस आप यूज़ करें यहाँ पे। तो उसका मतलब उसने इसको रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे।
तो रीडायरेक्ट करने का मतलब है कि अब आपको उसने आपकी वेबसाइट यहाँ पे चेंज कर दी, उसने कहा कि ये सर्वर इनएक्टिव पड़ा हुआ है, वो बेसिकली रीडायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए आपको समझ आया होगा यहाँ पे कि आपके पास फर्स्ट यहाँ पे होम पेज रिक्वेस्ट की है, उसके बाद आप दोबारा go.com पे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? कि डीएनएस ने यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया। तो डीएनएस ने कहा कि नहीं, इस वेबसाइट पे नहीं जाना आपने, बल्कि आपने इस espn.go.com पे जाना है। तो फर्स्ट चीज़ हमें क्लियर होगी कि यहाँ पे आपने 2 दफ़ा होम पेज क्यों रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि espn.go.com का यहाँ पर क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। फिर थर्ड में हम जाते हैं कि हम espn.go.com का IP एड्रेस मांग रहे हैं यहाँ पे। अब ठीक हो गया। तो अब हम कह रहे हैं कि हमें espn.go.com का बता दो, जो कि प्रीवियस DNS की रिप्लाई में उसने रीडायरेक्ट किया यहाँ पे कि मेन espn.com पे नहीं जाना, आपने go.com पे जाएं। फिर इसका रिप्लाई हमारे पास यहाँ पे आएगा इसका रिप्लाई हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इसने क्या किया यहाँ पे इसको आंसर कर दिया कि जी espn.go.com का IP एड्रेस यहाँ पे ये है कि अब आप इस IP एड्रेस को कॉन्टैक्ट करें तो आपके पास ये आ जाएगा .133.61। तो अगर हम जाके पीछे चेक करें तो यहाँ पे हमने फिर जाके इस पर जाना है, हमने 1.133.61 के ऊपर हमने रिक्वेस्ट भेजी। इसके बाद फिर आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे शुरू में हमने 158 पे भेजी थी, जो कि बेसिकली espn.com का था, लेकिन उसने रीडायरेक्ट कर दिया हमें। फिर हमने 133.61 पे भेजी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट DNS की क्वेरी हम चेक करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ हुआ यहाँ पे। फिर फोर्थ पे हमने cdn.optimizely.com यहाँ पे IP एड्रेस मांगा हुआ है। बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली एड्स को मैनेज करता है यहाँ पे, तो उसका हम IP एड्रेस यहाँ पे मांग रहे हैं। तो यहाँ भी उसने, तो यहाँ उसका IP एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद फिर हमने मज़ीद यहाँ पे A1 की क्वेरी भेजी यहाँ पे कि a1.espn.cdn.com इसका हमें बताएं। तो इसका मतलब कि सारे के सारे यहाँ पे ये IP एड्रेसेस यहाँ पे आपको मिलते जा रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अब हमने सर्च करना है कि जैसे आपके पास अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हम देख सकते हैं कि ये वाला IP एड्रेस कहीं से मिला है आपको, 94 वाला, जैसे हमें बाकी सारे यहाँ मिलते जा रहे हैं, एक एक करके हमें यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। क्या 94 वाला IP एड्रेस हमें मिला है DNS से कहीं पर? तो अगर हम लास्ट में रिस्पॉन्स चेक करें यहाँ पर, इसके अंदर आपके पास IP एड्रेस आ रहा है यहाँ पे 56.83 है, फिर यहाँ पे 56.35 है यहाँ पे। प्रीवियस आंसर में चेक करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर 3 आपके पास आ रहा है, 35 आ रहा है। इससे फिर प्रीवियस आंसर्स को चेक करते हैं, इसके अंदर ये 194 का आपको बता रहा है IP एड्रेस और 203 का आपको बता रहा है। लेकिन अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि 94 का आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे 194 ये हमें मिल गया, लेकिन 94 वाला आपको IP एड्रेस कहीं से नहीं मिल रहा। तो यानी कि कोई DNS की ऐसी क्वेरी या ऐसा रिप्लाई नहीं है इसके अंदर आपको ये IP एड्रेस हमें मिला हो। अच्छा, आप थोड़ा सोचो, आपके अगर DNS सर्वर को से हमने पूछा ही नहीं है और DNS ने हमें रिप्लाई नहीं किया, तो ये IP एड्रेस कहाँ से आ सकता है? किसी का कोई गैस हो कि हमने तो DNS की सारी क्वेरीज, उनके सारे आंसर्स देख लिए, बाकी सारे IP एड्रेस हमें पड़े हुए वहाँ से हमें मिले हैं, लेकिन जो लास्ट वाला IP है जावास्क्रिप्ट से कहीं से। अच्छा, हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट से हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक प्रॉपर ऐड की फाइल है ना वहाँ पे, तो वो तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सही मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उससे तो एड्स पे फर्क पड़ना चाहिए था कि आपके ऐड डिस्प्ले ना होते, बाकी पार्ट सही आ रहा होता। लेकिन हमारा मेन पेज नहीं आ रहा, मेन कंटेंट ही नहीं आ रहा, तो ये पे वो ऐड वाली चीज़ का ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि ये कोई और ही चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, आप याद करें, जो रीडायरेक्ट कर रहे थे जी रीडायरेक्ट तो हमने देख लिया कि यहाँ से रीडायरेक्ट होकर यहाँ पे आ गए। फिर इसके अंदर ये ऐड की फाइल लगी हुई है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, तो उसने एड्स लोड करने के लिए जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड की। फिर यहाँ से कोई 1 2 3 पिक्चर्स उसने लोड कर ली, लेकिन सारी नहीं की, तो इससे लास्ट वाली जो वेबसाइट है यहाँ पे वो फंसी हुई है। अच्छा, आप थोड़ा सोचो यहाँ पे, तो जब हम DNS को यूज़ करते हैं तो हम रिक्वेस्ट, जैसे अगर हमें google.com ओपन करना है
तो हम DNS को क्वेरी भेजेंगे google.com की। क्या आप मुझे बताएं google.com का IP एड्रेस क्या है? अच्छा, कुछ सेकंड्स के बाद अगर दोबारा आपने google.com खोलना हो तो क्या हम दोबारा DNS को क्वेरी भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? अगर 5 मिनट के बाद मैं दोबारा google.com खोलना चाहता हूँ तो क्या मैं दोबारा क्वेरी भेजूंगा या पुरानी क्वेरी के रिस्पॉन्स को लेके चल रहा हूँ? क्या करूँगा मैं? सर वो आपने बताया था ना सर, कैश में चला जाता है शायद। जी एग्जैक्टली, कैश पे जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका मतलब है कि DNS सर्वर से आपको IP नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कि ये जो IP है फिर आपको ये DNS की कैश पे से मिल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, कि आपने कैश रखी हुई है अपनी मेंटेन की हुई है, उसके अंदर ये IP एड्रेस होगा। तो हो सकता है कि वो IP एड्रेस अब चेंज हो गया हो, लेकिन आपकी कैश ने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। तो अब बिल्कुल, तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई। तो अब क्वेश्चन ये कि हम अपनी DNS की कैश को कैसे चेक करें कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, हम कैसे देख सकते हैं कहाँ पड़ी हुई कैश? तो उसको देखने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने क्या करना है कि आपने CMD में जाना है, CMD खोल लें और यहाँ पे ये कमांड लिखें आपके IP config, और उसके बाद लिखें /display DNS। जब आप ये लिखोगे तो वो आपको लोकल DNS के सारी एंट्रीज दिखा देगा जो कि इसने अपने पास स्टोर की हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो इसने सारी दिखा दी मुझे, ये ist.d.pk की WPAD की वेबसाइट का IP क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे इसने यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो आप देखते हो 3-4 यहाँ पे पड़े हुए हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम टू लिव भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि 112 और रिकॉर्ड टाइप भी हमें लिखा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद फिर अब क्वेश्चन ये कि अगर ये चीज़ें अगर चेंज हो गई हो यहाँ पे, तो अब अगर हमने अपने DNS कैश को अपडेट नहीं किया और फिर हम DNS सर्वर को रिक्वेस्ट भी नहीं भेज रहे, तो हमें तो सही वेबसाइट नज़र नहीं आएगी यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपने लोकल DNS को फ्लश करना पड़ेगा। कि अगर हम ये कमांड लिखेंगे यहाँ पे तो उससे क्या होगा, आपकी लोकल DNS की जो कैश होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास सारा मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि IP config, तो वो कह रहे हैं सक्सेसफुली फ्लश द DNS रिजॉल्वर कैश। अब मैं दोबारा डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो सिर्फ 2 एंट्रीज रह गई जो उसने अभी रिक्वेस्ट की होंगी दोबारा से। फिर दोबारा मैं फ्लश करता हूँ यहाँ पे इसको चेक करने के लिए, देखो अभी एम्प्टी टेबल मेरे पास आ रहा है। तो ये सिंपल सा ये काम अगर हम करेंगे तो परवेज़ का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि उसका अपने कंप्यूटर की यहाँ पे DNS जो कैश टेबल बना हुआ है बेसिकली वो करप्ट हुआ हुआ है, वो अब वैलिड नहीं रहा हुआ। तो या तो इसके प्रॉब्लम को ठीक करने के 2 तरीके हैं, क्या तो कुछ घंटे वेट कर ले, जब कुछ घंटे वेट करेगा तो इसकी एक्सपायरी टाइम यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा, फिर कैश से डिलीट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि वो फ्लश कर ले अपनी DNS को यहाँ पे। तो जब फ्लश करेगा तो आप फोर्स कर रहे हो कि नहीं अब DNS सर्वर से जाके नई एंट्रीज लो, तो उसके बाद वेब पेज प्रॉपर्ली यहाँ पे लोड हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। तो अक्सर देखा होगा कि परवेज़ अगर कुछ भी ना करे, एक दिन के बाद दोबारा खोले वेबसाइट को तो उसके पास प्रॉपर वेबसाइट दोबारा ओपन हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे नहीं होगी उसके पास। क्यों नहीं हो रही थी उस टाइम पर? क्योंकि DNS कैश पे उसके पास गलत IP एड्रेसेस पड़े हुए थे। जो उसको फ्लश करेगा तो उसके पास नई एंट्रीज यहाँ पे आएंगी। तो सिंपल से ये लाइफ सेविंग है कि यहाँ पे सिंपल से ये अब इसको लिख सकते हैं अपने पास, आप नोट भी कर सकते हो कि जब भी आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो आप लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हो कि क्या पता DNS के अंदर प्रॉब्लम हो, DNS आपके पास इनकन्सिस्टेंट हो, उसके पास एंट्रीज आपकी एक्सपायर हो गई हो। तो सिंपल आपने ये कमांड लिखनी है तो कई वेबसाइट आपके पास सही प्रॉपर्ली रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम वायरशॉर्ट को यूज़ करते हुए मेन अपने प्रॉब्लम की ये रूट कॉज तक पहुँचते हैं और फिर यहाँ से हम सोल्यूशन को ये वगैरह यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। किसी के क्वेश्चंस रहते हो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस के बारे में? सर आपने जो दिया था ना हमें चैटिंग सॉफ्टवेयर, वो मैंने कल चेक किया तो वो मेरा नहीं चल रहा, वो कोई एरर दे रहा है exe फाइल उसकी, तो उसकी वजह से काफ़ी मसला हो गया। वो किस तरह की एरर दे रहे हैं वो आपके पास? सर सॉकेट से रिलेटेड कुछ दे रहा है, एक एक्सेप्शन दे रहा है, और भी मैंने बच्चों से पूछा उनका भी कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो आप तो चला रहे थे वो, तो वो सिंपल लग रहा था लेकिन नहीं चल रहा। सर वो उसको रन करें ना सर, तो
अगर लिसन को क्लिक करें तो वो खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। तो टास्क मैनेजर में जाके उसको उसके प्रोसेस को बंद किए तो एक दो बार फिर चलाए तो फिर वो सर वैसे ही करने लग पड़ता है। अब सर मेरे पास एरर आ रहा है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा टाइम पर। मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है स्क्रीनशॉट के साथ, तो काइंडली एक दफा उसको चेक कर सर लीजिएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ अभी अगर आप कहते हैं। अच्छा, ये आप ये क्लास वाले की बात कर रहे हो या अपने सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो? क्लास वाले की बात कर रहा हूँ जो आपने प्रोवाइड किया था। तो आपने चेक किया कि फायरवॉल तो नहीं लगी हुई, कोई चीज़ ब्लॉक तो नहीं हो रही? सर ये तो ओके, मुझे अब आइडिया नहीं है। मसला तो वो उसका कोई पोर्ट नंबर चेंज ऐसा करके मैसेज देख देता लो। ही नहीं। वो सर करता है कि वो एक विजुअल स्टूडियो का कुछ दे देता है कि रिजॉल्विंग प्रॉब्लम, ऐसे कुछ लोडिंग आती है और फिर कह देता है कि ये एक्सेप्शन आ गया, अभी इसे क्लोज करना है या डिबग करना है। अच्छा, आप कोड रन कर रहे हो कि एक्सी फाइल रन कर रहे हो? कोड को दोबारा कंपाइल करके देख लो एक दफ़ा, एक्सी एक दफ़ा डिलीट करके कोड नई भी अगर चीज़। मैं कंपाइल करूं तो उसमें भी एक करता है, कोड में भी कर रहा है मसला। मैं ट्राई कर लेता हूँ दोबारा। तो वैसे ओवरऑल जो आज हमने यहाँ पे देखा है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको कुछ डेटा यहाँ पे दिया होगा, तो आपने डेटा को देख के बताना कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्यों नहीं ये चीज़ काम कर रही। तो या तो आप पिन पॉइंट यहाँ पे बता दो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या आप देख के बता दो कि यहाँ पे इन आउट नहीं हो रहे पैकेट्स, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ काम नहीं कर रही। फिर फर्दर डिटेल्स दे के कुछ बता सकते हो। तो इस तरह का एक सैम्पल प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। एग्जाम में इस तरह का एक प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। तो इसमें आपने करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा काम है। खाली आपने लॉजिकली सोचना है कि कनेक्शन इनिशिएट होते कैसे हैं और इसमें कौन सा स्टेप है जो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड बैक यहाँ पे नहीं कर रहा, वो आपने कैसे यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए हमने देखा कि सबसे बेहतरीन टूल यहाँ पे क्या है कि प्रोटोकॉल कन्वर्सेशंस जो होती हैं यहाँ पे वायरस आर्ट के अंदर, ये काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ पे। तो स्टैट में जाके कन्वर्सेशंस जाके चेक कर सकते हो, और दूसरा ये है कि स्टैट में जाके प्रोटोकॉल हायरार्की चेक करो। तो इससे काफ़ी हमें अंदाज़ा होता है कि कौन से प्रोटोकॉल सही काम करें, कौन से सही काम नहीं करें। तो इवन अगर डीएनएस के जब 14 पैकेट्स यहाँ पे भेजें, तो ये भी अगर यहाँ पे ये रेड फ्लैग होता है कि इतनी पैकेट्स जाने नहीं चाहिए डीएनएस के पास। खाली एक वेबसाइट को अगर आप ओपन कर रहे हो तो इतने पैकेट्स जाने नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पे डायग्नोज करना होता है। सर तो एग्जाम में हम ऐसी कोई प्रॉब्लम खुद से वायरशार्क पे चेक करेंगे, यानी मतलब इस जैसे तरह के अभी आपने किया है? स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, इस तरह के स्क्रीनशॉट्स आपको दिए हुए हों, वो आपसे कहा हो कि आप हाँ इंटरप्रेट ठीक करो है, कि ये चीज़ क्यों आ रही है। जैसे हो सही सकता है सही कि आपके के ठीक पास है। सिर्फ ये एक स्क्रीनशॉट आपको खाली मैं गेट कर दिया हो यहाँ पे मे बी, या कोई एक चीज़ दी हो, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि आप बताएं कि इसमें से इस चीज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों हो रहा है। या खाली पूछा जा सकता सही है कि अगर आपको खाली ये पिक्चर दिखाई है प्रोटोकॉल स्टैट्स की, तो उसमें से पूछा जा सकता है कि डीएनएस की 14 का क्या मतलब है, 14 क्यों आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे। तो इसमें कोई बड़े आंसर नहीं होंगे, खाली आपने लॉजिकल थोड़ा सोचते हैं और कोई एक्सपीरियंस के अंदर। हो सकता है कन्वर्सेशंस वाला स्नैपशॉट दिखाते हैं आपको, कहीं कि जीरो आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आप बता सकते हो कि सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या सर्वर का आईपी एड्रेस ठीक नहीं है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप हर चीज़ का आंसर यहाँ बता सकते हैं। राइट सर, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम कह रहा था। अच्छा, ये तो कोई सीरियस मसला लग रहा है कि आपको लिस्टिंग ये करना अलाउ ही नहीं प्रॉब्लम आ कर रही है रहा। अच्छा, तो आपको जी फिर सर, लिस्टिंग, इसी तरह आती है। तो एक काम कर लो ना, एक साइड पे एक्सी फाइल खोलो, एक में कोड खोल लो, फिर देखो लिस्टिंग के ऊपर एरर क्यों आ रही है आपके पास। मतलब वो सर मैं आपको वो भी जैसी एक मिनट आपको दिखाता हूँ, वो भी मैं रात को उस पर काफ़ी देर लगा रहा हूँ, लेकिन उस पर एक ना सॉकेट वाली कोई जगह है, सॉकेट डॉट स्टॉप वाले फंक्शन पे वहाँ पे दे रहा था।
मैंने उसको सर्च भी काफ़ी किया इसका लेकिन इसका कोई सिर्फ एक समझ ही नहीं मतलब आई। है कि इसका एक ही मतलब है कि जो पोर्ट आप लिस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ऑलरेडी कोई हम्म। सर्वर चल रहा है पहले का, कोई अच्छा, मतलब मैं पोर्ट अगर चेंज करूं तो फिर उससे ये हल हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट तो मोस्ट मैंने खुद प्रॉब्ली लग रहा स्पेसिफाई की हुई है। है बिल्कुल, अब क्योंकि मुझे अभी तो भी ये आपने लगा था। कुछ स्टार्ट ही नहीं चलें। किया, आपने काम ही नहीं किया, अभी तो पहले एरर आ गया आपके पास लिस्टिंग के ऊपर ही ना। यस सर। तो आपने तो सिर्फ लिस्टिंग का सर्वर स्टार्ट किया तो मोस्ट प्रॉब्ली वो लग रहा है पोर्ट को यूज़ कर रहा है आपकी। मैं सर चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा इस पे अगर नहीं कोई मसला आया दोबारा। तो एक तो आप पोर्ट को देख लेना, पोर्ट चेंज करके, दूसरा देखना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा ना हो बैकएंड पे जो ब्लॉक करता हो पोर्ट्स को, तो कोई ऐसी फायरवॉल या ठीक कोई है ऐसा सर। सॉफ्टवेयर हो आपके पास। ओके सर, मैंने खुद से तो नहीं किया, लेकिन विंडोज़ का अगर कुछ हुआ तो मैं पहले से उसको ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि अभी तो आपने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी, नहीं पहले से एरर आ गई, ये कोई डिफरेंट जी मसला सर, है यहाँ पे। इस पे आता है वो एक मैसेज आता है अलाउ एक्सेस वाला फायरवॉल का, लेकिन मेरा वो आ ही नहीं रहा, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो वो आपका पता भी बाय नहीं डिफॉल्ट लगता है चल ब्लॉक, सकता ना कि आपका बाय फायरवॉल डिफॉल्ट वो ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे ना, वो आपको चेंज करना पड़ेगा में जाके भी। सेटिंग्स। चले, मैं सर वो भी देख लेता हूँ। चलिए और आप सर ट्राई कर लो। इसमें हमने जो टिक टैक टो ऐड करनी है, वो इसी फंक्शनैलिटी में ऐड करनी है ना, जैसे ये थ्रेडिंग में थी, तो उसको भी मतलब सेम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर कर देना है, क्योंकि ये चैटिंग वाला तो पहले से आपने प्रोवाइड किया हुआ है ना। देखो सबसे बड़ा वो कोई आसान सी ट्रिक है यहाँ पे, जो कि बहुत आसान सी बात है कि आपने चैटिंग सॉफ्टवेयर चला लिया हुआ ये वाला, तो आपने खाली ठीक क्या है। करना है, आप एक बड़ा सिंपल सा काम कर सकते हो कि अभी तो आप मैसेजेस एक दूसरे को सेंड कर सकते हो ना, यहाँ पे आपस में बात कर सकते हो। जी सर, आप कर एक सकते हैं। फॉर्मेट बना लो आपको, कि जब भी मैसेज के स्टार्ट में सपोज करो $3 आएंगे हम्म। और उसके बाद एक नंबर होगा, तो वो मैसेज नहीं होगा बल्कि वो बता रहे कौन सी मूव की है मैंने। अगर मैं ठीक यहाँ है। पे $3 करके 3 भेजता हूँ, उसका मतलब टिक टैक टो के अंदर मैं थर्ड के ऊपर यहाँ पे एक एक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इतना सा काम बस आपने चेंज करना है, बाकी तो वही कोड यूज कर। ओके, सही सही। मतलब फिर मुझे सिर्फ बटन्स का साथ ये करना पड़ेगा कि मैं उससे मैसेज भेज दूं और मैसेज को मैं इंटरप्रेट कर लूं उससे। एग्जैक्टली, मैसेजिंग तो पहले भी आपकी बाय डिफॉल्ट हो रही है, खाली एक ठीक है, खास ठीक है। मैसेज रिजर्व कर लो, हाँ, $3 या $4 रख लो, जो कि लोग नहीं सही कभी सही। सेंड करेंगे। तो वो ठीक आपकी है। प्रोटोकॉल, ये आपका प्रोटोकॉल बन जाएगा ना एक तरह का, ये उसको आप कह रहे हो आपका सही है। प्रोटोकॉल है। तो तो मैं इसलिए इंस्टेड ऑफ के मैं उसको ऐड करूं पूरी गेम को, गेम तो अलहदा भी बनती है, तो मैं इसको मैसेजिंग को यूज कर लूं उसके लिए, टिक टैक टो के लिए भी। जी जी, सही इसी है। इसी ऐप को एनहांस करके वो बना लो, बजा के टिक ठीक है। टैक टो अलग से बनाओ। सही है सर, ये तरीका बेहतर है, मतलब ये सही है। ओके सर, मैं ये चलिए चलाता जी, हूँ फिर इससे चलिए करूँगा जी, काम। थैंक यू सो मच। किसी और भी क्वेश्चन ओके। है तो पूछ लो, ये साइन ऑफ करते हैं। सर सर जी जी। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सर हमें काफ़ी जगह से न्यूज़ मिल रही है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो बैच वाइज हो रहे हैं, फेस टू फेस। आप आईएसटी हैं तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं? ये मुझे लग रहा है आपकी न्यूज़ सही लग रही है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये बात सही शुरू है। होगी, ये करना चाह रहे हैं हम दोबारा से ये। क्योंकि सर वो उनकी भी तो ट्वीट आई है ना, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो ऐसा हो सकता है? जी जी, अब मेंटली तैयार है, लेकिन आपके लोगों की हो सकता है पेपर भी डिले हो जाए, वो आपके जून के फर्स्ट वीक में ना हो सकता है जून के थर्ड वीक में हो रहे हों फिर। मतलब ये खबरें सच्ची हैं कि बैच वाइज होंगे? तो काफ़ी हद सर तक सच्ची हो सकती तो है, सर अभी फिर फाइनल नहीं तो, हुआ। तो सर फिर हमारी ये असाइनमेंट मजीद डिले हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी मुश्किल वगैरह आ रही है हमें सारों को ही। चल एक दफ़ा ऑफिशियली अगर नोटिफिकेशन आ गया ना कि काम होना है, फिर हम डिले कर देंगे, फिर ये हो जाएगी। चले एक टीचर ने कंफर्म भी कर दिया है, फ्रेशिस के एक टीचर उन्होंने कंफर्म किया है कि होगा सर ये, दूसरे डिपार्टमेंट्स को मैसेज भी आ गए हैं फ्रेशिस को। उनको डेट भी हाँ। बता दिया हाँ उन्होंने। चलें सर सर, अब हमारे एग्जाम्स तो काफ़ी आगे हो जाएंगे, यानी 1-2 वीक से डिले हो जाएंगे क्योंकि बैच वाइज होने हैं। लेकिन कुछ पता नहीं होता, अजीब से हालात हो सकते हैं कि एकदम आखिरी दिन कहेंगे नहीं उसी टाइम पे होंगे, तो हाँ, थोड़ा वो भी है। ध्यान से रहना। बस इस तरह करना ही चाहिए ताकि स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर रहें कि हाँ एक चीज़ इस तरह होनी है तो उसके हिसाब से तैयारी करें फिर। तो क्योंकि सर उन लोगों ने हमें आप लोगों को किसी ने कहा नहीं ना कि डिले हो गए हैं, क्योंकि वो कह भी नहीं रहे अभी, जब वो कंफर्म हो जाएगा तब वो आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ही
सर हमें समर का वो इंटर्नशिप का भी कुछ आया हुआ था, तो उस पे भी कोई चल रहा है? क्योंकि लास्ट ईयर वालों के लिए भी इंटर्नशिप का बहुत मसला बना है। उनको एंड पे इन्होंने बोला है कि लाओ इंटर्नशिप का बताओ किधर गई थी। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, बस ये इंटर्नशिप से पॉसिबल ही नहीं है आजकल के हालात में, तो कोई रखता ही नहीं है आजकल, तो इंटर्नीज कोई रख ही नहीं रहा। हाँ, ये भी है। वो हमने अप्लाई किया लेकिन कोई उसका रिस्पांस नहीं है। सर तो आप सर जी सर वो जो आपने 5% बताए थे, वो 5% आप 30% है असाइनमेंट्स का, या 5% का मतलब 5 नंबर हैं जो आप 100 में ऐड करेंगे एग्रीगेट में लास्ट पे? ये मोस्ट प्रॉब्ली आपके फाइनल एग्जाम में ऐड हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज का होता है, तो सीधा उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड हो जाएंगे। सही सही सर, समझ गए। तो उसकी डेडलाइन भी आज की है वो मज़ीद डिले नहीं होगी? जी वही तो, बस वैसे ही मोटिवेट करने के लिए था ये, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी क्लास ही काम कर ले। हाँ ये भी है सर, वो मोटिवेशन के लिए था, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ही सर इतनी आई मोटिवेशन हैं से कि ज़्यादा यहाँ पॉसिबल पे नहीं। डिमोटिवेट हो गए लोग। क्योंकि आप लोगों के पास अभी तो लेकिन बहुत नहीं टाइम है, अभी होगा। तो 10 दिन पड़े हुए हैं। 10 दिन वो तो मतलब, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बोनस कोई एक आधा ग्रुप ही ले सकेगा। ज़्यादा का तो लगता नहीं है, क्योंकि काफ़ी हैवी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था। हाँ एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग मुश्किल तरीके से कर रहे हो उसको एक्चुअली। चलें सही है सर, हम असल ट्राई में ये करते हैं डोमेन भी नहीं है इंशाल्लाह। ना इलेक्ट्रिकल की कि हम इतनी ज़्यादा कोडिंग वगैरह करें। और हाँ सर लेकिन आप ऊपर से अगर अगर हम कोशिश करेंगे किसी मतलब किसी फेलो से समझ लें जो कोई BSc कर रहा हो या फिर कुछ भी, तो उनसे पूछो तो वो लोग कहते हैं कि यार ये काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है, हमने ये पढ़ी नहीं है। वो है ना सर स्टार्ट मैंने तो उसमें मैंने भी पूछा है एक प्रोग्रामर से, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना ये हमारे लेवल से भी ऊपर की है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो ये होती नहीं है चीज़। तो वो थोड़ा सा इसलिए मुश्किल आ रही है समझने में चीज़ों को। हाँ ये बात सही कह रहे हो कि असाइनमेंट्स बाकी बहुत मुश्किल हैं, जानबूझ के मुश्किल रखी हुई हैं। इसकी मेन वजह यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि चूंकि अब इलेक्ट्रिकल का कोई स्कोप नहीं रहा ना पाकिस्तान में। अगर आप देखो तो अब इलेक्ट्रिकल की जॉब्स नहीं, तो अच्छा होता है कोई ऐसा स्किल सीख लो जो कि बाद में आपको शायद काम आ जाए, कि अगर आपका इंटरेस्ट बन जाता है इस साइड पर, तो इसमें तो बहुत जॉब्स हैं इस साइड पर। इलेक्ट्रिकल में जॉब्स नहीं है, तो एक ऑप्शन होनी चाहिए आपके हाथ में कि करियर स्विच करना पड़े तो कर सको। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो तो ये हो सकता है आपका फ़ायदा ही हो जाए बाद में। सर ये पॉसिबल है कि बोनस वाला थोड़ी सी डेट आप और 5 दिन बेशक 25 में कर दें इसको, क्योंकि तकरीबन सबका ही इशू आ रहा है किसी ना किसी असाइनमेंट में। तो एक अगर हम चांस दिया तो आई थिंक ज़्यादा लोगों को अवेल करना चाहिए, तो बेटर है कि आप थोड़ी सी डेट इसकी मज़ीद कर लें। वो असल में ना, जो एक आध ग्रुप ने जमा करवाया हो सकता है उसका भी परफेक्टली ठीक ना हो, तो हो सकता है उसके असाइनमेंट में वैसे ही फुल मार्क्स ना आ रहे हो, तो आपको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे अच्छा कि आप एक परफेक्ट असाइनमेंट बना दो। बेसिक आप ये एक 10 दिन के अंदर बना दो, लेकिन असाइनमेंट में कोई मार्क्स लूज ना हो आपके, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि आप बोनस के पीछे भागते रहो। क्योंकि जिन लोगों ने जमा करवाए ना, वो लग रहा है कि उन्होंने कोई अजीब गरीब सी कोडिंग की हुई है, वो खुद से लग नहीं रहा खुद से की हुई है उनकी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा खुद हाँ से सर, कर ये लो, भी लेकिन मसला हो सकता है कि दूसरे बच्चे भी तो कर सकते हैं ना, जाहिर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए हैं मार्केट में। हाँ वो मैं कह रहा हूँ, वो पता चल जाता है ना कि ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, तो ये कैसे उन्होंने अप्लाई करनी है यहाँ पे, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उनके पीछे ना पढ़ो, आप देखो कि जो आप असाइनमेंट कर रहे हो अपने पेस पे करते रहो, एक कंप्लीट असाइनमेंट कर लो, उसमें कोई लूप होल्स ना हो, सही परफेक्टली काम करती हो, एक अच्छी सी रिपोर्ट बना दो साल उसकी, तो बस आपके वैसे ही फुल मार्क्स आ जाएंगे असाइनमेंट में। तो हो सकता है उन लोगों की फुल मार्क्स ना बनते हो असाइनमेंट में। ठीक है सर। सही है सर। चलिए जी, अगर क्वेश्चन हैं तो पूछ लो, नहीं साइन ऑफ करते हैं फिर हम। नो सर। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।